नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास चल रही है। अगर आपके एग्ज़ाम में एनसीईआरटी हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप पुलिस, एसएससी, रेलवे, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, यूपी पेट, लेखपाल, आरओ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में जीके जीएस से क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई एक गुप्त वंश था। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश के श्रीगुप्त क्या थे? इससे पहले कुषाणों के सामंत थे, लेकिन जब कुषाणों की स्थिति कमजोर हो गई उसका फायदा उठाया श्रीगुप्त ने और अपना एक नया वंश स्थापित कर दिया। वंश था गुप्त वंश। अब गुप्त वंश का एक शासक हुआ था आपका स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के टाइम पर पहली बार जो हुड़ों की पूर्वी शाखा ने भारत पर आक्रमण कर दिया। जब हुड़ों ने भारत में आक्रमण किया तो भारत में कौन सा वंश चल रहा था? गुप्त वंश। गुप्त वंश का शासक कौन था? उस टाइम पे शासक था स्कंदगुप्त। अब धीरे धीरे हुड़ों का सामना हुआ गुप्त वंश के शासकों से। अब गुप्त वंश के शासकों ने हुड़ों का काफी सफल रूप से समापन भी किया, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं गुप्त वंश भी क्या होने लगा था? कमजोर। अब जब गुप्त वंश कमजोर होने लगा, एक तो गुप्त वंश में अब कोई बहुत योग्य शासक नहीं हुआ। जैसे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत योग्य शासक हुआ, आपका समुद्रगुप्त गुप्त वंश का बहुत ही योग्य शासक हुआ। इसके बाद धीरे धीरे गुप्त वंश में उतने योग्य शासक नहीं हुए। दूसरी बात क्या हो रही थी? इनके ऊपर बार बार हुड़ों का आक्रमण हो रहा था। अब क्या हुआ? गुप्तों की स्थिति कमजोर हो रही थी, तो उन्हीं गुप्तों के सामंत था एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति का नाम था पुष्यभूति। पुष्यभूति क्या थे? गुप्तों के सामंत थे। तो अब पुष्यभूति ने क्या किया? पूरी स्थिति का फायदा उठाया। वो समझ गया था कि अब गुप्त क्या हो रहा है? कमजोर हो रहे हैं और हमारी शक्ति क्या है? ज्यादा है। भारत में पहली बार सामंती व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? सातवाहन वंश के शासकों ने भारत में पहली बार सामंती व्यवस्था को प्रारंभ किया था। अगर आपको नहीं पता सामंती व्यवस्था क्या है तो सातवाहन वंश का वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल से पढ़ाई हुई हैं। अब क्या हुआ? पुष्यभूति ने एक नया वंश स्थापित कर लिया जिसे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से जाना जाएगा। तो अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्धन वंश के बारे में। वर्धन वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति वर्धन ने किया था। ये इससे पहले क्या थे? पहले गुप्तों के सामंत थे। इन्होंने अपनी राजधानी हरियाणा के तानेश्वर क्षेत्र को बनाया। तो वर्धन वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति वर्धन ने किया था। वर्धन वंश का अगला शासक होता है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के बच्चे होते हैं, जो प्रभाकर वर्धन का पुत्र होता है वो बहुत योग्य शासक बनेगा वर्धन वंश का। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या था? यशोमती इनकी पत्नी का नाम था। प्रभाकर वर्धक ने परम भट्टारा को महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। वर्धन वंश का कौन सा शासक है जिसने पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया? वो शासक है आपका प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की 3 संतान थी, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। इनके 2 बेटे थे और एक पुत्री थी। राजवर्धन इनका बड़ा बेटा था, हर्षवर्धन इनका छोटा बेटा था और राजश्री इनकी पुत्री थी। और हर्षवर्धन इस वंश का सबसे योग्य शासक भी होगा। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? अब क्या होगा? कन्नौज के लिए भी एक संघर्ष होगा। राजश्री का विवाह किससे हो गया था? कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से। देखो, हिस्ट्री को जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे, जब तक कनेक्ट नहीं होगी तब तक आप कितनी भी बार पढ़ लो आपको याद नहीं होगी। तो इसको बहुत स्टोरी के फॉर्म में याद रखना है। देखो, पहले क्या हुआ भाई? गुप्त वंश था। गुप्त वंश के ही सामंत है पुष्यभूति। जैसे जैसे गुप्त वंश कमजोर हुआ इसका फायदा उठा दिया पुष्यभूति ने एक वंश स्थापित कर दिया। वो वंश था वर्धन वंश। अब वर्धन वंश की स्थापना कर दिया। इसके बाद वर्धन वंश में एक शासक आया, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र हुए। अब की एक पुत्री थी, पुत्री राजश्री का विवाह इन्होंने कर दिया था कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से। अब कन्नौज के राजा जो ग्रहवर्मन थे उनकी हत्या कर दी उस टाइम के मालवा के शासक देवगुप्त ने। अब देखो, मालवा के शासक कौन थे? क्योंकि हर राजा अपनी सीमा का विस्तार करना चाह रहा था। अब देखिए, कन्नौज क्षेत्र किसके पास था? कन्नौज का क्षेत्र था ग्रहवर्मन के पास।
और कन्नौज क्षेत्र में विवाह किसका हुआ था? कन्नौज क्षेत्र में विवाह हुआ था राजश्री का। अब कन्नौज क्षेत्र में विस्तार करने के लिए मालवा का एक शासक था देवगुप्त, उसने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। राजश्री की भी हत्या का प्रयास किया, लेकिन राजश्री क्या हो गई? जंगल के क्षेत्र में भाग गई। अब इन्हीं के भाई कौन है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इन्हीं के तो भाई हैं। अब क्या हुआ? राजवर्धन। राजवर्धन कौन है? राजवर्धन हर्षवर्धन और राजश्री के बड़े भाई। अब जैसे ने पता चला कि मालवा के शासक देवगुप्त ने क्या कर दिया? मेरी बहन के पति की हत्या कर दिया, तो एक भाई का हृदय खौल उठा और राजवर्धन ने जाकर क्या कर दिया? देवगुप्त की हत्या कर दिया। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? इसी टाइम पे क्या हुआ था? गुप्त वंश के टाइम पे मथुरा क्या था? सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था। अब क्या होगा? धीरे धीरे क्या आगे की स्थिति क्या होगी? अब आपका क्या हो गया? अगली बार क्या हो जाएगा? आपका वर्धन। अब हर्षवर्धन शासक बन जाते हैं। इन्होंने तो क्या कर दिया? उसकी देवगुप्त की हत्या कर दिया, उसने नरसिंह वर्मन की हत्या कर दिया। अब अगला शासक बनता कौन है? इधर गुप्त वंश में अगला शासक बन जाएगा हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन के सामने दो चुनौतियां हैं। पहली चुनौती क्या है? अपने राज्य का, अपने क्षेत्र का, अपने सीमा का भी ध्यान रखना है। दूसरी चुनौती क्या है? कि अपनी बहन राजश्री की रक्षा करनी और कन्नौज क्षेत्र को अधिकार। तो ये कन्नौज क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं। कन्नौज के शासक स्वयं हर्षवर्धन नहीं बनते हैं, अपनी बहन को ही उसको वहाँ का मुख्य बनाते हैं, लेकिन संरक्षक के रूप में हर्षवर्धन क्या करेंगे? कन्नौज क्षेत्र में भी शासन करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? इससे ज़्यादा की स्टोरी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब क्वेश्चन पूछता है हर्षवर्धन के दरबार में, हम वही चीज़ें पढ़ेंगे। इसकी स्टोरी तो आगे बहुत है कि भाई हर्षवर्धन से पहले वो शासक बना था, फिर वो क्यों नहीं बना था, लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं पूछता, तो हमें वो चीज़ें नहीं पढ़नी है, लेकिन उतनी चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसी के टाइम पर ह्वेनसांग भारत आया था, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है ह्वेनसांग भारत आया था तो किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। जब ह्वेनसांग भारत आया था तो उस टाइम पर नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे। कई बार नाम पूछ लेते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी और तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी, और भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, और भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय जिसने आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई थी। क्योंकि चारों क्वेश्चन हमने गुप्त वंश की क्लास में पढ़े थे, तो अगर जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं तो उनके आंसर आपको याद होने चाहिए। इन चारों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था, इसे यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक मुनि भी कहते हैं। ह्वेनसांग ने एक रचना भी की थी, सियुकी। सियुकी रचना किसकी है? ह्वेनसांग की। सियुकी रचना ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग जब भारत आया था तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था, लेकिन बाद में इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापन का भी काम किया। जब ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में आया था तो वहाँ के कुलाधिपति कौन थे? शीलभद्र थे। शीलभद्र क्या थे? आपके बौद्ध धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता थे। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 आयों की आय हर्षवर्धन ने दान में दिया था, कि नालंदा विश्वविद्यालय के विकास के लिए 100 गाँव की आय, जो 100 गाँव की आय मिलेगी ना, वो आय हम किसको दे देंगे? नालंदा विश्वविद्यालय के। विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसको बनवाया था राजा तक्ष ने। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था आपके कुमार गुप्त ने, जो कि गुप्त वंश का शासक है। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का पहला विश्वविद्यालय है जिसने आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई थी। प्राचीनतम तो तक्षशिला है, लेकिन आवासीय सुविधा उपलब्ध करने वाला पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। इसी के साथ साथ गौड़ शासक शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी और बोधि वृक्ष को भी क्या कर दिया था? कटवा दिया था। अब आपको बताया था कि भाई राजवर्धन ने क्या कर दिया था? उस शासक की जिसने देवगुप्त की हत्या कर दिया था। इसके बाद एक गौड़, बंगाल का एक गौड़ शासक होता है शशांक। शशांक ने क्या कर दिया? राजवर्धन की हत्या कर दिया। अब जब राजवर्धन की हत्या हो जाती तो उसके बाद अगला शासक कौन बनता है? हर्षवर्धन बनता है। शशांक से आपको एक चीज याद रखनी है, बोधि वृक्ष को कटवाया किसने था? बोधि वृक्ष को कटवा दिया था शशांक ने। शशांक शासक कहाँ का है? बंगाल का गौड़ शासक है। इतनी आपको चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सबसे पहले एक बार फिर से पढ़िए। हम चाहे कुछ पॉइंट कम पढ़ें, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो याद करना जरूरी है। भाई भारत में शासन किसका चल रहा था? गुप्त वंश का। गुप्त वंश का ही शासक था, एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? पुष्यभूति।
अब गुप्त वंश के टाइम पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हूणों का आक्रमण हुआ। हूणों के आक्रमण से गुप्त वंश क्या हो रहा था, बहुत कमजोर हो रहा था। इसका फायदा उठा लिया पुष्यभूत ने, एक नया वंश स्थापित कर दिया, पुष्यभूत या वर्धन वंश। अब पुष्यभूत ने इस वंश की स्थापना कर दिया। इसके बाद इसमें अलग अलग शासक आते हैं। प्रभाकर वर्धन आता है एक शासक। प्रभाकर वर्धन की 3 संतान थी, उनके 2 पुत्र थे, 1 पुत्री थी। एक पुत्र का नाम था, बड़े पुत्र का राजवर्धन, दूसरे पुत्र का नाम हर्षवर्धन और पुत्री का नाम था राजश्री। राजश्री का विवाह हुआ था कन्नौज के राजा के साथ, कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन। कन्नौज के राजा जो ग्रहवर्मन थे, उनकी हत्या कर दिया था मालवा के नरेश ने। अब जब मालवा नरेश ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दिया, तो ग्रहवर्मन की हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, उसकी मालवा के शासक की हत्या उनके राजश्री के बड़े भाई राजवर्धन ने कर दी। इसी के बाद क्या होता है, राजवर्धन राजा बनते हैं, लेकिन राजवर्धन की भी हत्या हो जाती है। राजवर्धन की हत्या कौन कर देता है, बंगाल क्षेत्र में गौड़ शासक था शशांक। गौड़ शासक शशांक भी अपनी सीमा का विस्तार करना चाह रहा था, उसने क्या कर दिया, राजवर्धन की हत्या कर दिया। अब इधर राजवर्धन की हत्या होगी तो अगला शासक कौन बन गया, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबार में आपका कौन आया था, चीनी यात्री भैंसव भारत आया था। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब हर्षवर्धन के सामने 2 चुनौतियां थी। एक तो उसे कन्नौज क्षेत्र को भी देखना था, क्योंकि कन्नौज क्षेत्र उसकी बहन का क्षेत्र था। दूसरा, अपने सीमा का भी, साम्राज्य का भी विस्तार करना था। तो ये सारी चीज़ें हर्षवर्धन ने कैसे संभाला, किन चुनौतियों का सामना किया, हर्षवर्धन से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हम देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दूसरे फ्रेंड को शेयर करिए और एक फीडबैक जरूर दिया करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। कुछ सुधार करना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। कोई नोट्स चाहिए, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट सेक्शन द्वारा बता सकते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। अगर जीवन में सफलता चाहते हैं तो त्याग, समर्पण और अनुशासन को अपने जीवन की चाबी बना लीजिए। मेहनत करिए।